जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के जीके की 8th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 20 में से 20 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता की अवधारणा को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 30 में लिखा गया है, तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में लिखा है। तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 को देख लेते हैं। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में लिखा है। अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में रेखा खींची गई थी, किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड रेखा की बात करते हैं, तो ये किस किसके मध्य थी? ये थी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी। अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी, लेकिन 1947 में जब भारत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, तो ये रेखा किस किसके मध्य हो जाती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो जाती है। मैकमोहन रेखा की बात करें, मैकमोहन रेखा किन किन के मध्य है? तो भारत और चाइना के बीच मध्य है। भारत और चाइना के मध्य कौन सी रेखा है? तो वो हो जाएगी मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गारो खासी पर्वत श्रृंखलाएं किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गारो खासी पर्वत श्रृंखलाएं किस भारतीय राज्य में स्थित हो जाएंगी? वो हो जाएंगी मेघालय में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ की प्रजातियां भी पूछी जाती हैं, वो प्रजातियां यही होती हैं, गारो, खासी, जयंतियां, ये प्रजातियां भी पाई जाती हैं मेघालय में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो मंदी और अवसाद के कारण जो बेरोजगारी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। मंदी और अवसाद के दौरान जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। बात करते हैं प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो प्रचंड बेरोजगारी को कैसे समझ सकते हैं? तो मान लीजिए, यदि कोई काम है उसमें 10 लोगों की आवश्यकता है, यदि कोई काम है उसको उसमें 10 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस काम को 20 लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उस काम को 20 लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इस दौरान जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। अब बात करते हैं प्रतिरोधी बेरोजगारी या अस्थायी बेरोजगारी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनते हैं। तो प्रतिरोधी बेरोजगारी या अस्थायी बेरोजगारी, एकमात्र ऐसी बेरोजगारी, एकमात्र ऐसी बेरोजगारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ हद तक सही मानी जाती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जिसको भारत की जीडीपी के लिए कुछ हद तक अच्छा माना जाता है? तो जीडीपी के लिए कुछ हद तक अच्छा माना जाता है, ऐसी कौन सी बेरोजगारी है? तो वो हो जाएगी प्रतिरोधी बेरोजगारी या अस्थायी बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये भी लिखा आता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। वो हो जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 10,000 की नौकरी करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 की नौकरी करता है, लेकिन वो इस नौकरी को छोड़ देता है और 20,000 नौकरी के लिए ट्राई करता है। 20,000 नौकरी के लिए ट्राई करता है, तो उस दौरान जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं प्रतिरोधी बेरोजगारी या अस्थायी बेरोजगारी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो मौसमी के दौरान होती है, जैसे खेतों की कटाई के दौरान, या खेत कटाई करते हैं जब तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब खेत कटाई नहीं होती है तो उस समय जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कैग के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा, या हिंदी में कहें तो नियंत्रक एवं माले का परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं माले का परीक्षक के द्वारा। आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। डब्ल्यू सी बनर्जी की बात करें, डब्ल्यू सी बनर्जी, तो डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो इनका पहला अधिवेशन होता है 1885 में, 1885 में बम्बई में होता है। उस समय अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी ही बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं नरेगा की। नरेगा का अधिनियम कब का है? तो 2005 का एक्ट है, 2005 का अधिनियम है। यदि अधिनियम पूछे तो आपको आंसर देना है 2005 का अधिनियम है। लेकिन ये लागू कब होता है? लागू होता है 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को ये अधिनियम लागू होता है, जिसके तहत ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस समय इसका नाम था, वो था नरेगा। इस समय इसका नाम क्या होता है? इस समय इसका नाम होता है नरेगा। लेकिन फिर क्या होता है? फिर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2010 को 2 अक्टूबर 2010 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है मनरेगा। इसका नाम क्या कर दिया जाता है? मनरेगा इसका नाम कर दिया जाता है। तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका नाम हो जाता है। और हिंदी में कहें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने फुल डिटेल बता दी आपको इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ने आयकर रिटर्न दाखिल किया? तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या ने आयकर रिटर्न दाखिल किया? वो किया था 6.68% ने। तो ऑप्शन नंबर ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वे 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इन क्वेश्चनों को याद रखना कि कर्क रेखा टोटल भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इनके नामों को भी याद रखना, कौन कौन से नाम हो जाएंगे। और ये भी याद रखना कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये भी याद रखना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। मगध महाजनपद का पहला शासक जिसे इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है, वे कौन थे? तो मगध महाजनपद पर पहला शासक किसका था? तो वो था हर्यकवंश का। वो किसका था? वो था हर्यकवंश का। और हर्यकवंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यकवंश के संस्थापक थे बिम्बिसार। हर्यकवंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार थे। इन्होंने इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए इनको ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन की बात करें, उज्जैन कौन थे? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया? तो पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? तो वो बसाया था उज्जैन के द्वारा। इस क्वेश्चन को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति समिति या नीति आयोग अस्तित्व में कब आई? तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आई? तो आपको पता होगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। लेकिन फिर 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है नीति आयोग। इसका नाम क्या कर दिया जाता है? इसका नाम कर दिया जाता है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा ना होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो इनमें से कौन सी भू आकृति है जो दर्रा ना होकर पहाड़ी श्रृंखला है? सबसे पहले बात करते हैं थालघाट की। तो थालघाट की एक दर्रा है और किस चीज को जोड़ता है?
से जोड़ता है मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अब बात करते हैं बोरघाट की। बोरघाट क्या है? बोरघाट भी एक दर्रा है और ये किस किस को जोड़ता है? ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये हो जाएगा बोरघाट। पालघाट की बात करें तो पालघाट क्या हो जाएगा? ये भी एक दर्रा है और ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अब बात करें पश्चिमी घाट, तो ये पहाड़ी हो जाएगी, ये कोई दर्रा नहीं है, ये पहाड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंकोर वाट के निर्माण के लिए जिम्मेदार खमेर राजा कौन थे? तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था खमेर वंश के शासक, खमेर वंश के शासक सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा। तो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो यदि आपसे पूछे सबसे अधिक लिंगानुपात, तो वो हो जाएगा केरल का। सबसे अधिक लिंगानुपात पूछे वो केरल का हो जाएगा। और आपसे पूछे सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात, उसमें भी केरल टॉपर हो जाएगा, उसमें भी क्या होगा? केरल टॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें सबसे अधिक या सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो कब से सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस देश की मुद्रा बिर है? तो किस देश की मुद्रा बिर है? मुद्रा बिर किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी इथोपिया की। इथोपिया की मुद्रा बिर हो जाएगी। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी होगी अदिस अबाबा। तो अदिस अबाबा इसको इसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? बिर हो जाएगी इथोपिया की। और राजधानी हो जाएगी अदिस अबाबा। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी। तो अफगानी मुद्रा हो जाएगी, काबुल इसकी राजधानी हो जाएगी। मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी होगी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी पाउंड। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। किर्गिस्तान की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? तो किर्गिस्तान की मुद्रा हो जाएगी सोमो। किर्गिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी? सोमो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। यदि केंद्र सरकार की पूछे तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो हो जाएगा राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल। आर्टिकल 153 में इनका उल्लेख है, आर्टिकल 153 में इनका उल्लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान किस दिशा में है? तो ये हो जाएगा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का दक्षिणी भाग। तो अब पूछ रहा है इसकी ढलान किस दिशा में है? तो इसकी ढलान हो जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसकी ढलान किधर हो जाएगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? तो हमने संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली हुई है? संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था ली हुई है हमने कनाडा के संविधान से। संघात्मक व्यवस्था हमने किस देश से ली हुई है? तो वो ली हुई है कनाडा के संविधान से। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से लिया है हमने आपातकालीन प्रावधान। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया है? तो जर्मनी से लिया है। अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इससे क्या लिया हमने? तो हमारे मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? वो लिए हैं अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की ओर बात कर लेते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था किस देश से ली हुई है? संसदीय व्यवस्था ये ली हुई है ब्रिटेन से। अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कब आरंभ हुआ? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का कब आरंभ होता है? तो वो होता है 1909 में। 1909 में क्या आता है? 1909 में आता है मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 में क्या आता है? मार्ले मिंटो एक्ट आता है। इसके तहत क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात होती है, या बात करें कि मुस्लिमों को
मुस्लिमों को अलग वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। मुस्लिमों को अलग वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया? तो 1942 को किसने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में किसने झंडा लहराया था? वो लहराया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। डू एंड डाई का नारा कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।